राजा दाहिर की प्रजा में बौद्ध भी निवास करते थे। चचनामा में एक व्यक्ति का नाम आता है भंडारकरण सामानी। इतिहासकार यह मानते हैं कि भंडारकरण सामानी एक बौद्ध थे। सिंध में जो निरून का क्षेत्र था वो भंडारकरण सामानी के अधिकार क्षेत्र में आता था, वे उसके अधिपति थे। मोहम्मद बिन कासिम के इस पूरे सैन्य अभियान में जहां वो एक एक क्षेत्रों को जीतता हुआ आ रहा था, भंडारकरण सामानी सिंध राज्य के वो पहले अधिकारी थे जिन्होंने बिना युद्ध करे मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। न केवल आत्मसमर्पण किया था, उसे तोहफों से भी नवाजा था, जिसका प्रतिफल यह होता है कि निरुन क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनवा देता है, वहां पर अपने इमाम भी नियुक्त कर देता है। और जब मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर निरुन के बाद शिविस्तान की ओर बढ़ता है, शिविस्तान जहां पर राजा दाहिर का चचेरा भाई बाजरा नियुक्त था, तब यही भंडारकरण सामानी की सेना अरब सेना को न केवल खाद्य सामग्री प्रदान करती है अपितु सैन्य सहायता भी प्रदान करती है। यही अरबों की सेना जब शिविस्तान के दुर्ग पर आक्रमण करने वाली होती है, उससे पूर्व राजा दाहिर के चचेरे भाई बाजरा को जो पत्र भेजती है, वो पत्र सामानी की सेना के द्वारा भेजा जाता है, जिसमें यह लिखा होता है कि तुम खलीफा के शरणागत हो जाओ और यदि तुम हमारे साथ समझौता कर लेते हो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। राजा दाहिर के चचेरे भाई बाजरा को यह स्वीकार नहीं होता और इसके फलस्वरूप अरब दुर्ग पर आक्रमण शुरू कर देते हैं। अरब अपने बलिस्तों से मोहम्मद बिन कासिम उन आग के गोलों की वर्षा करनी प्रारंभ कर देता है शिविस्तान के दुर्ग पर। बलिस्ते क्या होते थे? बलिस्ते एक प्रकार के यंत्र होते थे जो आग के गोलों की वर्षा करते थे, जिससे दुर्ग की दीवारें ध्वस्त हो जाती थी। भंडारकरण सामानी की सेना फिर बाजरा के पास जाती है, फिर उसे कहती है कि यह अरब का लश्कर बहुत ही शक्तिशाली है, तुम इससे बच नहीं सकते। परंतु बाजरा तब भी उनकी मंत्रणा नहीं मानता, वह लड़ना ही स्वीकार करता है। परंतु मोहम्मद बिन कासिम को जाकर भंडारकरण सामानी की सेना क्या बोलती है? वो एक दुष्प्रचार करती है कि बाजरा तो लड़ना चाहता है, लेकिन उसके प्रजाजन, शिविस्तान के कृषक, कारीगर, व्यापारी, इन सभी लोगों ने बाजरा का साथ छोड़ दिया है। उसके पास तो खाद्य सामग्री भी नहीं है, सैनिक भी नहीं है, विजय निश्चित तौर पर आपकी ही होगी। इस दुष्प्रचार के फल के रूप में अरबों का मनोबल बढ़ा, बाजरा को उस दुर्ग से पलायन करना पड़ा। यहां से पलायन करने के पश्चात बाजरा सिशाम के क्षेत्र में शरण लेता है, जो उस काल में काका सामानी के आधिपत्य में आता था, जो एक बौद्ध थे। उनके साथ मिलकर अरबों की सेना पर आक्रमण करने का भी प्रयास करता है। हालांकि वो आक्रमण करने में सफल नहीं होता, परंतु जब ये प्रयास विफल हो जाता है, काका सामानी स्वयं जाके मोहम्मद बिन कासिम से मिल जाते हैं और उससे क्षमादान मांग लेते हैं। इसी के साथ चचनामा में एक बड़ा खून खौला देने वाला वृतांत सामने आता है। वो वृतांत क्या है? मोहम्मद बिन कासिम अपने इस लंबे सैन्य अभियान में जो सबसे पहली विजय करता है वो है देवल नाम के प्रदेश पर। देवल के दुर्ग पर आक्रमण करने से पूर्व वो एक मंदिर को ध्वस्त करता है। मंदिर को ध्वस्त क्यों करता है? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के पास एक जोशी आकर बोलता है कि तुम देवल के दुर्ग पर तब तक फतेह नहीं कर सकते जब तक तुम मंदिर के शिखर को ध्वस्त ना कर दो। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहरा रहा है उस ध्वज को उतार के ना फेंक दो। तो मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ जो बलिस्ते लाया था उसके मुख्य अभियंता को बुलाता है और उसे कहता है कि यदि तुम इस ध्वज को जो मंदिर पर फहरा रहा है, मंदिर के शिखर को ध्वस्त कर दोगे तो मैं तुम्हें 10,000 दिरहम इनाम के तौर पे दूंगा, और यदि नहीं कर पाओगे तो सजा भी मिलेगी। अब शीघ्र ही उसका अभियंता बलिस्तों से प्रहार कर, बलिस्तों के गोलों के प्रहार कर मंदिर का शिखर ध्वस्त कर देता है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम उस मंदिर में प्रवेश कर जाता है, वहां के ब्राह्मणों का कत्लेआम भी करता है, कुछ ब्राह्मणों को बंदी बना लिया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या वो जोशी ब्राह्मण था? क्या किसी ब्राह्मण ज्योतिषी के लिए यह कह पाना संभव है, वो भी एक अरब आक्रांता को, तुम मंदिर को ध्वस्त कर दो, मंदिर का शिखर गिरा दो? क्या वो ऐसा कार्य करने का विचार भी कर सकता है जिसे शास्त्रों की दृष्टि में महापाप कहा जाएगा? संभवतः वो ज्योतिषी बौद्ध था, क्योंकि बौद्धों और ब्राह्मणों में क्या भेद है अरबों को बहुत बाद में समझ आया था। आरंभ में वो हर व्यक्ति को जो भगवा धारण किए है, सिर मुंडवाए हुए है, उसे ब्राह्मण ही कहते थे। उन्हें पूर्ण सिर मुंडवाने और शिखा रखने में भी भेद नहीं समझ आता था।
जब बख्तियार खिलजी ने ओदानपुरी नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था वो भी उन्हें ब्राह्मण ही समझता था।